मतलब 10 ईयर। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। अब छोटी सी कहानी, मेरी अधूरी कहानी, बारिशों का पानी। अच्छा, जब हमारी ग्रॉस टोटल इनकम पांचों हेड को ऐड करके आ जाती है गाइस, उसके बाद हम उसमें से क्या माइनस करते हैं? डिडक्शन डिडक्शंस अंडर सेक्शन ऑप्शन अंडर 80 80 सी टू टू 80। 80। 280 यू यू आज आपको वापस बताते हैं। करेक्ट। इन तीनों सेक्शंस कौन कौन से किसमें क्या होता है वो देख लेंगे। द अमाउंट शुड नॉट एक्सीड। 1,50,000। आज पहले मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं उन सेक्शन का जो बीकॉम में ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तीन सेक्शन, देन 80D, 80 डबल डी, 80 डबल डी बी, ये सब किससे रिलेटेड है? मेडिकल से रिलेटेड। देन 80G, ये किससे रिलेटेड है? ये है धांसू, धांसू। इसको पढ़ने में बड़ा मजा आता है, डोनेशन से रिलेटेड। इसके लिए मैं आपको अपना एक ट्रिक भी सिखाऊंगा, जो मैंने ट्रिक सीखा था वो हम वापस अप्लाई करेंगे इस डिडक्शन को याद करने के लिए। फिर एक आपकी डिडक्शन होती है, ये जर्नली पेपर में नहीं पूछी जाती, डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ रेंट। ये 60% आई जाती है, और जो आप सीख भी चुके हो। मैंने सिखा तो दी थी कितनी डिडक्शन है अंडर 80 TTA। 10,000। और अगर सीनियर सिटीजन है तो 50,000 वो TTB में अगर आ जाता पोस्ट ना। ऑफिस है तो आपकी इनकम में 3500 पहले ही माइनस कर दो। यानी जीटीआई कैलकुलेट करने से पहले ही अपनी आईओएस के इंटरेस्ट में से कितना माइनस कर दो? 3,500। 3500। अगर वो इंटरेस्ट कहां से आया है? पोस्ट ऑफिस से। पोस्ट और ऑफिस। अगर जॉइंट मार आई मीन जॉइंट अकाउंट है तो कितना? 7000 डबल हो गया। हाँ ठीक, मोटा जी मोटा सर। यही है। फिर यस। आपको याद होगा मैंने कहा था लॉ मेकर और लॉ ब्रेकर। मैं बोल देता हूँ ऐसा, जस्ट लॉ समझाने के लिए। प्लीज, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क की तरह मेरी इस भाषा से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। यस इरादा सर। नहीं है। ऐसे ही आपका होता है 80GGC, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, 100% डिडक्शन। यस सर, ये पीटीबी में पढ़ा था। एब्सोल्युटली राइट मेरा बच्चों, उसमें सीखने लायक उतना ही है। फिर एक और हम्म। सेक्शन है जो मेजर होता है। बाकी तो एक आधा टीचर करा दे तो मुझे बता देना सुयश। पहले मैं इतने ही सेक्शंस कवर करके चलूंगा। सर अदर एक देन मिनट दैट, सर, रेंट का ईटी जीजी है ना? हाँ 80GG बच्चों। और एक सेक्शन और होता है ब्लाइंड से रिलेटेड, 80U, 80U। सर 80 GGC वो पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन होता है ना। एग्जैक्टली। सर टीटीए क्या है, एक बार वापस बता दोगे? हाँ बच्चों, टीटीए क्या है, वापस बता दोगे? वही मतलब आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम है सेविंग बैंक इंटरेस्ट से, तो आप अच्छा दस अच्छा। हजार रुपए की डिडक्शन ले लो। और सर आपने 50,000 क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप बुढ़ाऊ हो चुके हो, आई मीन रेजिडेंट सीनियर अच्छा। सिटीजन, तो आप 50,000 ले लो। ओके। और अगर आपकी इनकम पोस्ट ऑफिस से आई है तो अपनी इनकम में ऐड ही मत करो टू द एक्सटेंट ऑफ 3500। रेफर टू माई प्रीवियस वीडियो ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यस सर। बस फिर तो मोटे मेन मोटे, मोटे यही था। मोटे ये सेक्शंस हैं जो हमने ओके। सीखने हैं। आज मेरा टारगेट इसको करने का है, और कोशिश करके आज क्या है, वेडनेसडे, 23rd। 20। इसी वीक में डिडक्शंस खत्म कर देना। तो मतलब आज कल में। कल और सैटरडे में मैं कोशिश करके सैटरडे को भी क्लास लूंगा बच्चों, ताकि मैं अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकूं और एक आधा 10 ईयर पेपर भी क्लास में सॉल्व कर कर सकूं। सकते। सर आप फिर सैटरडे सुबह क्लास ले पाओगे? सुबह भाई, सुबह 7 बजे ले सकता हूँ। है। सर नहीं सर सर, नहीं नहीं सर सर, शाम ही सैटरडे। ठीक है। शाम शाम को ही नहीं, ठीक है ठीक सर। मेरा इंटरनल, ओए मेरा इंटरनल अभी करते, क्या बोल रहे ओ हैं? सॉरी 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 सर, ठीक है सर, शाम को ठीक ठीक है, चलो इधर आ जाओ बच्चों। एटीसी तो आपको याद है ना बच्चों? प्लीज सुनना मेरी बात। आपको मैंने कहा था सैलरी के वो 21 नाम याद कर लो, कौन से?
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। देन इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ यूटीआई, म्यूचुअल फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, हाँ जी। बच्चों की ट्यूशन फीस पे करना, लोन का जो इंस्टॉलमेंट पे करते हो घर की, उसका प्रिंसिपल अमाउंट, 5 ईयर का फिक्स डिपॉजिट कराना अंडर इनकम टैक्स सेविंग स्कीम। ये सब मोटे मोटे मैंने सेक्शन बोले जो आप क्वालिफाई करते हैं फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सी। सी। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड एनपीएस वगैरह भी तो आ जाएगा सर। हाँ वो सब आता है, जिसके अंदर वो भी था, सर मैंने जान के नहीं बोला, आप बच्चे समझदार हो बेटा। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड भी था, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी था, प्रोविडेंट फंड भी था। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी था, पब्लिक। अनरिकॉग्नाइज नहीं था। हाँ, उसमें नहीं। टैक्स नहीं है। सर मेरे को एक डाउट था एटीसी में, मेरे को आपसे पूछना था। सर मेरे हाँ, को आप लाइफ इंश्योरेंस का पॉइंट वापस बता दोगे? अरे जो करने आपने हैं ना सैलरी इस चैप्टर में, इस चैप्टर में तो डिटेल में करने हैं, टेंशन क्यों ले रहा है? ओके वो पॉइंट दोबारा आएंगे, नहीं आएंगे तो फिर से बता दूंगा, एडी विकेडी कर लोगे। ओके सर। 80C, 80CCC एंड 80CCD सबसेक्शन 1, इन तीनों का सम टोटल शुड नॉट एक्सीड। 1,50,000। 1,50,000। फिर आपका एक सेक्शन और आता है 80CCD1। ये 1 है, ये क्या है? 1A। इसको बात करेंगे अलग से, इसको बात करेंगे अलग से। करेक्ट। यस सर। यस अब सर। चलते हैं आगे। 80C क्या है, हमने जान रखा है। 80CCC क्या है? नोटिफाइड पेंशन प्लान। मैं यहाँ पे नाम पढ़वा देता हूँ बच्चों, जस्ट कीवर्ड याद रखना है उसका। कहाँ मर गया, कहाँ मर गया? पेंशन फंड। सो 80CCC टॉक्स अबाउट पेंशन फंड। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना आपने, ट्रस्ट मी। 80CCD क्या है वो बात करने जा रहे हैं। बड़े प्यार से सुनना, ये हमने पहले भी किया था, थोड़ा सा किया था, ज्यादा नहीं। It is in respect of contribution to a NPS scheme, Notified Pension Scheme, which got started on, if I remember the date correctly, 1 June 2014 में पहली बार ये लॉ आया था, जब से इस डिडक्शन की बात हुई थी। मैं थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा पुत्र। पुराने जमाने में जब मेरे पापा नौकरी करते थे, उस जमाने में क्या होता था, सुनना बेटा मेरी बात। उस 2004 था, नॉट 40। उस जमाने में क्या होता था, पापा ने तो मेरी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की थी पुत्र 1975 में। तो जितना भी बुढ़ापे की पेंशन है, वो सारे का सारा बर्डन पता है किसके ऊपर होता था? बोलो बोलो। गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब मेरे डैडी ने सरकारी नौकरी की है, एक पिगी बैंक जिसको प्रोविडेंट फंड कहते हैं, उसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता था और एम्प्लॉय एम्प्लॉय भी। भी कंट्रीब्यूट करता था। और मेरे डैड के प्रोविडेंट फंड का नाम था, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज था, तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड लेट से, और आरपीएफ ऑल्सो, यू नेम इट एनी। तो मेरे पापा को लमसम पैसे मिले रिटायरमेंट पे, यस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हाथ में फुली एग्जाम थे। यस सर। फिर मेरे पापा को इतनी पेंशन अभी भी मिलती है, आज 14 साल हो गए रिटायर हुए, जिससे बूढ़ा और बूढ़ी, क्योंकि औलाद तो निकम्मी है, ऐसा भारत सरकार सोचती है, कि वो अपनी दाल रोटी कभी कभी चिकन के साथ खा सके, तो पेंशन मिलती है उन्हें। बट उस पेंशन के लिए मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, भारत सरकार अपनी जेब से देती है। अब भारत सरकार की जेब में तो होल होता जा रहा था, होल होता जा रहा था, होल होता जा रहा था। तो उन्होंने लॉ ही बदल दिया। उन्होंने क्या किया, जिन लोगों ने भी 2004 के पास बाद नौकरियां ज्वाइन करना शुरू किया, लॉ ने बोला भाई सुन, अब तेरी पेंशन के लिए तू भी पैसे डालेगा, और ताकि हम अभी से थोड़ा थोड़ा एक प्रोविडेंट फंड का जैसे पिगी बैंक बनाते थे, पेंशन का भी एक पिगी बैंक बना देते हैं। एंड हेंस द ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट नेशनल पेंशन सिस्टम। ये बात समझ आती है पुत्र? अरे कुछ तो बोलो।
यस यस सो नेशनल पेंशन सिस्टम, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन डाला बिकॉज ऑफ, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। देखेंगे वो सैलरी में टैक्सेबल है कि नहीं। एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन डाला अपनी सैलरी में से, थोड़ा सा सैलरी का चैप्टर याद करो। एम्प्लॉय जब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसे डालता था तो हम कहते थे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज अवेलेबल और नॉट। अवेलेबल। आरपीएफ में मिलती थी, एसपीएफ में मिलती थी, पीपीएफ में मिलती थी, यूपीएफ पीएफ में में नहीं मिलती थी। याद आ गया? हाँ। थैंक यू। अब जरा लॉ पढ़ते हैं, मेरे बच्चों को, मेरे को अब थोड़ा सा मैंने एक बेस बना लिया है, थोड़ा पुराना याद करने की कोशिश की है, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एनपीएस। इट कवर्स न्यू पेंशन स्कीम, also covers Atal Pension Yojana. Who can join this? An individual who is employed by, सेंट्रल गवर्नमेंट। he has to join on, कंपल्सरी बेसिस। मतलब भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर तुम नौकरी कर रहे हो ना मेरे भाई, और भारत सरकार की नौकरी लग गई है, तो इस पिगी बैंक में एम्प्लॉयर तो डालेगा ही डालेगा, तुम्हें भी डालना पड़ेगा। थैंक यू। एनी अदर एम्प्लॉय, द मोमेंट आई सेड माई जान, एनी अदर एम्प्लॉय, अब वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय हो, अब वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का। may become member of NPS. It is ऑप्शनल। optional. And a person like me who is self-employed, I'm not working for anyone, can also join. एनपीएस। पहले तो हमने ये समझा, कोई दिक्कत है पुत्र? बट सर जैसे अब आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, इफ आई टेक योर एग्जांपल ओनली, तो जैसे आपका कंट्रीब्यूशन तो रहा, बट मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप उसमें कहाँ से आएगा फिर? बट उसमें जो मैं कंट्रीब्यूशन डाल रहा हूँ उसका मैं 80CCD में बेनिफिट उठाऊंगा ना। हाँ, वो कर कैसे सकते हैं। उठाऊंगा वो देख लूंगा, लॉ में लिखा है, लॉ यही तो मेरे को बेनिफिट देना जा रहा है। तो गाइस, समझ गया। आई रिपीट वंस अगेन, 80C, 80CCC, 80CCD सबसेक्शन, वन। ये तीनों की लिमिट 150 है। इसके अलावा 80CCD 2 आए, 1A आए, देखेंगे उसका क्या करेंगे, ठीक है? पढ़ते हैं आगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर द हेड, सैलरी। सैलरी के चैप्टर में पढ़ाया था, आप भूल गए हो, क्वेश्चन नहीं आए थे इसके ऊपर, बस पढ़ के छोड़ दिया था। बट अदरवाइज ऑल्सो इट इज बिकॉज ऑफ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। टैक्सेबल अंडर द हेड, सैलरी। सैलरी। नाउ डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80CC, डी सबसेक्शन टू। इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। contribution by employer is deductible under section, 80CCD सबसेक्शन टू। done. However, no deduction in excess of, अरे बोलो ना, 10%। 10%। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो, 14%। और स्टेट स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 14%। ऑफ द, सैलरी। और अगर मैं सैलरी का मीनिंग नहीं सिखाऊं तो घिसा बेटा लगा दूं, हाँ जी। यस अगर सर। नहीं सिखाऊं तो। यस सर। थैंक यू। सर एक्सेस है तो मतलब सपोज अगर यही अगर 12.5% हो रहा है मान लो नॉर्मल केस में, नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए, तो 2.5% का हो जाएगा ना फिर वो? 2.5% पे टैक्स लगेगा ना? देखो प्लीज जल्दी, ऐसे मत बोलो। मान लो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 12%, तो हाँ आपकी जी। सैलरी में कितना ऐड हुआ? सर सैलरी में तो 12 ही ऐड हुआ। 12। डिडक्शन के नाम पे कितना आया? 10%। दिस इज व्हाट इट मीन्स। तो इवेंचुअली दो पे ही टैक्स लगा, जो आप कहना चाह रहे हो। हाँ समझ गया।
बट नेट ऑफ डायरेक्टली नेट टू नहीं कर सकते। ये चीज समझने की कोशिश करो, जो मैं लॉ पढ़ा रहा था कि सबसे पहले वो क्या कहता है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरीज। सैलरीज। जहां पे मास्टर सर्वेंट रिलेशन है, जहां पे नहीं है तो वहां सैलरी में आएगा ही नहीं, सिंपल। हाँ जी सर, जैसे मैं ना इससे कंफ्यूज हो गया था, जो हम आरपीएफ में नहीं करते थे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12%, नहीं, तो ज्यादा। वहां पे वो बोलता था इन एक्सेस ऑफ 9.5 इज टैक्सेबल, तो वहां ऐसे हाँ, लिखता था। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, टैक्सेबल एज सैलरी। उसके बाद वो डिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो पहले ऐड करोगे फिर जीटीआई में से डिडक्शन लोगे। वहां पे हम डिफरेंशियल ले सकते थे, यहाँ नहीं। वहां डिफरेंशियल एनपीएस ले में। सकते थे क्योंकि वहां की लॉ की लैंग्वेज ऐसी। यहाँ पे आप डिफरेंशियल नहीं ले सकते। यहाँ पे फुल डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है सर। लॉक कर दूं? हाँ जी सर। जी सर। चलते हैं आगे, भगवान हमारा भला करे, सबका मालिक एक। नाउ हाउएवर नो डिडक्शन इन एक्सेस, वो हमने बात कर लिया। अब आते हैं 80 CCD सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ गाइस, इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एमपीएस तो नोटिफाइड पेंशन स्कीम। स्कीम। is दिस इज deductible in the year in which it is made, यस not सर। to exceed 10%. यस सर। In case of other than an employee, मतलब self employed person, लिमिट कितनी है? 20% ऑफ जीटीआई। ये बात समझ आ गई? यस सर। आप जरा इधर आ जाओ। 80 CCD has two components, employer and एम्प्लॉय। employee goes under सीसीडी 1 यानी सबसेक्शन। deductions, employer goes under salary and then deduction separately अंडर सेक्शन 80 CCD 2, जिसको मैं 1A कह रहा था, अब इन्होंने नाम बदल दिया। इज दैट पॉइंट क्लियर? यस सर। गाइस ये बात समझ आई मेरी? यस सर। सुयश, हाँ जी सर। कुलकर्णी, यस सर। यस सर। बेटा मेरी ये बात समझ आई? यस। सर यस सर। ऑल राइट। अब यही वो कह रहा है, जरा ध्यान से देखो बच्चों। इज देयर एनी कंबाइंड मैक्सिमम सीलिंग? यस, जो मैं बता रहा था, एम्प्लॉय वाला मिला के एक 50 में जाएगा। अब रुक जाओ। एडिशनल डिडक्शन ऑफ 50,000 अंडर 80 CCD। 1B। अब जरा ध्यान से सुनना प्लीज, मेरे इस एग्जाम्पल को समझना, उसके बाद ये लॉ पढ़ेंगे। आपकी 80C में है 1,40,000, आपका 80CCC में है 5,000, और आपका 80CCD 1 में आया 15,000। जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुनना। चलो इसको 35 कर देता हूँ। टोटल कितना बना बच्चों? 1,80,000। ये एम्प्लॉय का एनपीएस आया, ठीक है? हाँ जी। कितना आ गया? बोलो यार, अरे बोलो भाई। वन भाई लाख तो 40 यहां से कितना आया? 5,000। इसमें से 30,000 एज पर माई एग्जाम्पल रिमेन्ड, अनयूटिलाइज्ड। उसका आप मजे ही नहीं ले पाए, यस सर। क्योंकि आपने पहले ही बाकी चीजों से मजे पूरे कर लिए। मजे से मेरा मतलब है 150 की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई। तो यस 80 सर। CCD में 35,000 डाल के आपने, आप बच्चों की लैंग्वेज बोलूं, क्या उखाड़ दिया? 5 डाल देते साला, तब भी काम चल जाता, है कि नहीं? हाँ जी सर। लॉ कहता है रो मत।
अब जरा सुनना। A new section 1B has been inserted as to provide Additional deduction. for amount made by Individual assessee. under NPS. on this additional amount 150 limit is Not applicable. मीनिंग देयर बाय इस 30,000 का अब मैं बेनिफिट कौन से सेक्शन में ले लूंगा, 80 CCD 1B. ये कहना चाह रहा हूँ मित्र मैं। तो सर अगर ये 30,000 का 2 लाख भी होता तो भी मिल जाता। नहीं, अप टू 50,000। ओके इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर, सर। तो फिर अगर अप टू 50,000 है तो 1,50,000 इज नॉट एप्लीकेबल मेंशन करने का पर्पस क्या रहा? मतलब मैं समझा नहीं है बात। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि अप टू 50,000 हम अनयूटिलाइज्ड डिडक्शन हम ले सकते हैं ना 80 CCD 1B में। तो हाँ। ये 1,50,000 का अलग से लिखने का क्या पर्पस है? मतलब स्टेटमेंट नहीं समझ में है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसका पर्पस ये है कि आप 80C को अगर मान लो इकट्ठा में, आप यही कहना चाह रहे हो ना, इसको अलग से ना देके टोटल लिमिट ही 2 लाख कर दो। नहीं नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि जब 50,000 से ऑलरेडी स्पेसिफाई हो गया तो 1,50,000 मेंशन करने की क्या जरूरत है? वो तो वो इसलिए ऑटोमेटिकली मेंशन 50,000। उन्होंने आपको सिर्फ लॉ क्लियर किया है कि भाई ये 1.5 लाख की लिमिट में काउंट मत करना, 1.5 लाख की लिमिट अलग है, 50,000 की लिमिट अलग है। ठीक है। तो वही वो कहना चाह रहा है, इसको ये 1.5 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल। नहीं होगी। हाँ। ठीक है सर। अब ये बच्चों आपको रट्टा मार के रखना, पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस अगर आप करते हो नॉट एक्सीडिंग 20 एग्जाम्प्ट है। अगर आपको एज ए एम्प्लॉय अमाउंट मिला ऑन क्लोजिंग योर एनपीएस, सिर्फ 60% एग्जाम्प्ट है, 40% टैक्सेबल है। डेथ में मिला एग्जाम्प्ट है। पेंशन मिलती है इसमें से, वो टैक्सेबल है। आपने कोई एन्युटी प्लान खरीदने के लिए पैसा रिसीव किया, एग्जाम्प्ट है। कोई पेंशन मिलती है, टैक्सेबल है। सर ये तो इतने सारे हो गए। अरे इतने सारे नहीं हो गए बेटा, सुन। ये देख जरा, इसको क्यों रट्टे मार रहा है? छठ बरा, इसको रट्टा मार कि अगर आपने अमाउंट विड्रॉ किया ऑन क्लोजर ऑफ योर अकाउंट तो 40% पे टैक्स लगेगा। और ये देखो पेंशन, तो सैलरी में भी टैक्सेबल करते थे, यहां भी टैक्सेबल करेंगे। इसके लिए रट्टा ही नहीं मारना, स्मार्ट एस बनना है। समझ गया। लॉ रटने का तरीका मैं बताऊंगा भाई। ठीक है सर। ना सैलरी आपको याद है, सेम डेफिनेशन आ गई घिसा बेटा। हाँ Salary जी plus सर। DADP forming part of salary for all retirement benefits and commission at the rate of fixed percentage on turnover achieved by the employee. लॉय यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। आज बच्चों देखो, मेरी अपने बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये है, ये 2 क्वेश्चन आपने ना इसमें ये सैलरी निकालने मत बैठना, ये मान लेना ये तो आपका आ ही गया। आपने बस क्या करना है, ये 80C की अमाउंट जो कैलकुलेट है, वो जो इसने कैलकुलेट की है उसको मेरे लिए करके आना है। सर ये कौन से क्वेश्चन नंबर क्या है ये? ये मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये पेज नंबर 1 पैरा 140 का पेज नंबर 363 पे है। 140P1 और 140P2। आई रिपीट, पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं सुयश, दैट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम कुलकर्णी, कार्तिक एंड एवरीवन। आपने सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन में से क्या फोकस करना है कि यार ये अमाउंट डिडक्शन, कैसे निकली, ग्रॉस सारा क्वालिफाइंग। डिडक्शन निकालना है सर। बस, क्योंकि ये बार बार देखने से आप अपना 80C स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और मुझे वही स्ट्रॉन्ग करना है। और 80 P2 वो P2 भी करना है हमें? हाँ वो भी करना है, उसमें भी खाली उतना ही मेरा बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसमें भी आपने सिर्फ क्या करना है पुत्र, डिडक्शन। डिडक्ट 80C 80। बस, बाकी हम मानेंगे आप कर लोगे, यस सर। वो हो जाएगा, उसकी मुझे टेंशन नहीं है। तो P1 P2 ठीक है। और ये एक क्वेश्चन अब ईमानदारी से बता दो, अभी करना है अगली बार करना है? सर नेक्स्ट। सर अगली। सर अगली बार सर क्योंकि क्योंकि बेटर मुझे है। पता है मेरे को 20 मिनट लग जाएंगे, तुम मारोगे मेरे को, कोई बात सर नहीं। नेक्स्ट क्लास।
हाँ तो छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया।